Good evening, students. Today we are going to do. This is the next class of accounting concepts. Okay, accounting concepts. Okay, मिसिंग हुआ है. Okay. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स. तो हमने कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो आपको बताया कि जैसे प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. तो उससे आगे आगे हम फर्दर बढ़ेंगे. तो कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और हैं जिनको आपको जानना जरूरी है. यू नीड टू नो वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. तो उस लाइन में नेक्स्ट है, हमने शायद फिफ्थ तक बताया था. सिक्स कॉन्सेप्ट इसका होता है रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स. थोड़ा इसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. सपोज इट इज दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली related to revenue realization. Okay, suppose you sell goods on 27th March. 27th March को या 25th मार्च आप इसको मान लीजिए. 25th मार्च को आपने गुड्स सेल किया है और आपको पेमेंट भी है 29th मार्च को. 29 मार्च पेमेंट रिसीव, या इसको मार्च की जगह आप इसको फरवरी मान लीजिए. 25 फरवरी. अब आप ये बताइए कि आप कब मानेंगे, आपका रेवेन्यू रियलाइज कब हुई. व्हेन रेवेन्यू रियलाइजेशन व्हेन टेक्स अकॉर्डिंग टू. अब यहां पर कंफ्यूजन है. ठीक, तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस डेट पे व्हेन द 25th फरवरी को 25th फैब को गुड्स सोल्ड हुए हैं. ठीक, तो इस डेट पे क्या रेवेन्यू रियलाइज्ड ट्रीटेड. ठीक है, यानी हम ट्रीट करेंगे कि रेवेन्यू कब रियलाइज हो गई है 25th फरवरी को. ठीक, क्यों हो गया? बिकॉज रेवेन्यू रियलाइजेशन कांसेप्ट सेज दैट रेवेन्यू शुड बी ट्रीटेड एज अर्न or income should be treated as earned as when the goods have been sold and the ownership has been transferred. यानी 25th मार्च को यहाँ पर उसका थे सोल हो गए थे, सेल हो गए थे. ओके, और पेमेंट उसका रियलाइज हुआ है हमें 29th मार्च को, व्हाटएवर द डेट. तो इट डजंट मैटर कि पेमेंट कब रिलीज हुआ है. 25th मार्च को अज्यूम करेंगे कि ये जो गुड्स है वो सेल हो गए, बिकॉज रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है. ठीक, तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सेज कि the income should be treated, income or revenue should be treated as earned when goods have been sold and ownership has been transferred. यानी जब आपने गुड्स सेल कर दिया है, ओनरशिप उसकी ट्रांसफर हो गई, तब हम रेवेन्यू को रियलाइज ट्रीट करेंगे. ओके, सो ये हो गया. नेक्स्ट इन द लाइन जो है स्टूडेंट्स, दूसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट यानी दोहरा इफेक्ट, डुअल. ओके, डबल इफेक्ट. दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट एवरी बिजनेस transactions has two-fold aspects. ये प्रिंसिपल कहता है, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है स्टूडेंट, उसके दो फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं, यानी उसके दो एस्पेक्ट होते हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होता है उसका, डेबिट, और सेकंड उसका क्या होता है, क्रेडिट. ओके, तो हर ट्रांजैक्शन में क्या होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, टू एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट.
तो ये तो हो गए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, टू प्रिंसिपल्स आप कॉन्सेप्ट्स आप पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। तो ये है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बुक्स में तो कई दिए रहते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है स्टूडेंट्स, एक्रूअल, इसको एक्रूअल बेसिस भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो होती है एक्रूअल बेसिस पे होती है, ठीक। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है स्टूडेंट्स कि दो अकाउंटिंग हो वो सिर्फ कैश बेसिस पे भी हो, ठीक, प्लस क्रेडिट बेसिस। तो यानी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद रखिएगा, कैश बेसिस प्लस क्रेडिट बेसिस। यानी एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो हमारी अकाउंटिंग होगी वो कैश बेसिस पे भी होगी और क्रेडिट बेसिस पे होगी। अगर सिंपल में हम कह सकते हैं, अगर हम कैश पे कुछ सेल करेंगे, परचेज करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड होगा, और क्रेडिट पे करेंगे, उधार पे करेंगे तो भी होगा। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस दोनों बेसिस पे अकाउंटिंग होगी, ठीक। तो ये तीन और कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको डिस्कस किया, कुछ मैं पुरानी वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, मैचिंग कॉन्सेप्ट वगैरह। Please go through that and please take a screenshot of this. Now we are going to do accounting conventions. Okay? Please take a screenshot of this. Okay? ये revenue realization concept है, ये dual aspect concept है, dual aspect, और ये है accrual concept. Okay? हम इसको रब कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए स्टूडेंट, मैं शॉर्ट में आपको सब वीडियो बना रहा हूं। बुक्स में हमारी चीजों से थोड़े डिफर करती हुई चीजें मिलेगी, तो उसमें कंफ्यूज करना होगा, क्योंकि तो अगर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली जो है, बुक्स में तो मुझे नहीं पता, आजकल कई बुक्स में कई सारे दिए रहते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली जो है तीन होते हैं। पहला होता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, इसको याद रखिएगा, मटेरियलिटी, ये। दूसरा है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, और तीसरा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तीन बेसिकली होते हैं। ओके, पहला हो गया आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, अब हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, इन तीनों को पॉइंट वाइज डिटेल में। ये तीन बेसिक कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी जो होता है स्टूडेंट्स, पहले बात तो इस वर्ड का मतलब समझिए, इस मटेरियल, अकाउंट्स में मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मटेरियल वर्ड का मतलब है यहां पे कि इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंस थिंग की बात भी कर रहा है कन्वेंशन। According to the convention of materiality, only important facts and informations can be recorded in the books of accounts. यानी ये कन्वेंशन कहता है कि केवल मटेरियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड हो सकते हैं। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मैंने आपको वर्ड बता दिया, मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट। तो ये कहता है मटेरियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन सिर्फ अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड हो सकते हैं। अब ये डिसाइड कैसे करें कि क्या मटेरियल है, क्या इमटेरियल है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो मटेरियल यहाँ पे वो चीजें हैं जो बिजनेस के में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो उसमें स्टेक होल्डर है, उनके डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं, ठीक। अब जो लोग जानना चाहते थे प्रॉफिट कितना है, तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन, वो जानना चाहते थे सेल्स कितनी है, तो इंपॉर्टेंट। अब वो ये नहीं जानने में इंटरेस्टेड होते ना कि वहां पर कितने लोग हैं, एम्प्लॉय खुश हैं या नहीं है, दुनिया भर की क्या चीजें हैं, ठीक। तो these are the things with they are concerned with. So this convention simply says that only material facts
recorded in the books of accounts. ओके, अब इसे मटेरियल में भी लिख लीजिएगा, मटेरियल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आर दोज which may affect the decisions of diverse stakeholders. यानी बिजनेस में जितने भी वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब स्टूडेंट वो लोग जो बिजनेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, जिनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट होता है, तो उनको भी बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि बिजनेस में पैसा लगाएं कि ना लगाएं, जो करें इनको क्रेडिट दें कि ना दें। तो जो मटेरियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन वो होते हैं, तो उनके डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो पहला तो क्या कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी सिंपली सेज दैट ओनली मटेरियल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट, यहां पे देखिए एक वर्ड आया है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ये वर्ड आया वर्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जैसे क्रिकेट मैच आपने सुना होगा कि किसी बैट्समैन का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, यानी उसका परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा है, तो ये भी कहीं उसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी स्टूडेंट सेज दैट the techniques or methods of accounting should be consistent from year to year, and it should not change frequently. तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये कहता है कि जो अकाउंटिंग टेक्निक्स जो हमने यूज कर रहे हैं, जो हमने जो मेथड्स जो यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, वो हमारे इजीली चेंज नहीं होनी चाहिए, वो टाइम टू टाइम क्या कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मान लीजिए कि 2009 में हमने डेप्रिसिएशन जो है वो एसएलएम मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज किया, ठीक, बिजनेस में। 2012 में 10 में हम उसको उसी डेप्रिसिएशन को चार्ज क्या करते हैं, रिटन डाउन डब्ल्यूडीवी मेथड एक होता है, रिटन डाउन मेथड से रनवेल मेथड से चार्ज करें। तो ये कहते हैं कि ये जो है ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी जो मेथड्स और टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, दे शुड बी कंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, अगर उसको चेंजेस करते रहेंगे, तो हमें ईयर बाय ईयर के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जो भी बैलेंस शीट है, उसको हमें कंपैरिजन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये कन्वेंशन कहता है कि जो भी हमने टेक्निक्स और मेथड्स यूज किए हैं, दे शुड बी कंसिस्टेंट, यानी वो कंसिस्टेंट सेम होने चाहिए। ठीक, दिस इज द थिंग। और लास्ट में इसका बनता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के लिए तो यहां जगह नहीं है, मैं जगह लिख के आपको थोड़ा बता देता हूं इसको मिला के। ओके, आई होप यू पीपल डोंट माइंड इट। ओके, अब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ठीक, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड निकल के आया है कंजर्व वर्ड से आया है। कंजर्व मतलब बचाना। ठीक, ये जो टर्म है कंजर्व वर्ड से है, कंजर्व मतलब सेव करना, कंजर्व वर्ड से निकल के आया है इंग्लिश में। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें कोई यानी फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो हम अब ऐसा तो है नहीं कि हमको लगता है कि प्रॉफिट होने वाला है, इनकम होने वाली है, तो उसके बेसिस पे हमने सोचा कि भाई अगले महीने किस चीज से ये इनकम होने वाली है, फ्यूचर कोई प्रॉफिट
उसके बेसिस पे हम अभी से ही कुछ लोन ले लें या कुछ कर लें कि भाई वो आएगा तो पेमेंट कर देंगे, ठीक। तो वो ये कहता है कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स, यानी फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है या गेन होने वाला है तो उसको क्या शुड बी इग्नोर्ड। अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि कोई प्रॉफिट होने वाला है या कोई गेन होने वाला है तो उसको आप क्या करिए, इग्नोर कर दीजिए। लेकिन बट ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस should be taken into consideration। यानी अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको क्या करिए, उसको आप इग्नोर मत कीजिए, उसको आप कंसीडर करिए, ठीक। तो और इसी को कंसीडर करते हुए कि हम क्या करते हैं बिजनेस में, हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, प्रोविजंस, ओके, याद रखिएगा प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डी में यानी हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर। तो बिजनेस में बहुत सारे प्रोविजंस बना के चलते हैं, तो वो हम इसी कन्वेंशन को कंसीडर करते हुए ही बनाते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो होता है ये बेसिकली ये कहता है कि ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड व्हाइल ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो हमने तीन यहां पे इंपॉर्टेंट किया है। पहला है कि आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ये कहता है कि ओनली मटेरियल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और मटेरियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कौन होते हैं, which may affect the decision of the various stakeholders who have some kind of an interest in business they have, ठीक। और दूसरा है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि the techniques or the methods of accounting which we are using should be consistent from year to year and it should not change frequently। यानी जो हमने मेथड्स और टेक्निक यूज कर रहे हैं वो क्या चेंज नहीं होने चाहिए, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए टाइम टू टाइम। और तीसरा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि हमें जितने भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स गेन्स हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए, जबकि फ्यूचर में अगर तुमको लगता है कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है या कोई वो घाटा हो सकता है तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी कर लेते हैं। We should take that into consideration and we should prepare provisions for that, okay। So this is up. Next we will be doing very important topic today, that is the bookkeeping and accountancy, okay। आज हम इसके साथ ही क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो हमने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन को दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। आज हम इसके थोड़ा आगे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, that is bookkeeping and accounting, okay। So this is what next bookkeeping and accountancy हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।